नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम इंगड़े आप सभी का डॉक्टर इंगड़ेज करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी के लिए जो गेस्ट लाए हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रतीक बाराई। डॉक्टर प्रतीक बाराई सर ने अपना एमबीबीएस एंड एमडी जो मेडिसिन में किया है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है। डॉक्टर बाराई सर आज एक नागपुर में प्रसिद्ध फिजिशियन करके काम कर रहे हैं। तो हम वक्त ज़ाया ना करके सीधे डॉक्टर प्रतीक सर से बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि उनका जर्नी कैसे रहा है एक सफल डॉक्टर बनने में। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम लोग बहुत खुश हैं कि आप आए एंड वी विल ट्राई कि आपके ज़रिए, आपकी जर्नी के ज़रिए हम लोग कई सारे स्टूडेंट तक पहुँच पाएँ एंड उनको प्रेरित कर पाएँ ताकि उनकी जो जर्नी है, उनकी जो हार्ड वर्क की जर्नी है, उनकी सफलता की जो जर्नी है उसमें हमारे तरफ से कुछ ऐड ऑन हो सके, हमारे तरफ से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो मैं सर पता करना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ से हो प्रॉपर? थैंक यू सबसे पहले ये शो अरेंज करने के लिए, क्योंकि ये शो के थ्रू जो अपना मोटिव है कि लाइफ की जर्नी लोगों के पास पहुंचाना, लोगों को मोटिवेट करना, इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा बन रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत आनंद है। आ, मैं प्रॉपर काटोल से बिलोंग करता हूँ। नागपुर से 60 किलोमीटर दूर तालुका प्लेस है। ओके, वहाँ पे मैं 12th तक पढ़ाई किया हूँ। ओके। तो पहले 5वीं कक्षा तक मैं मराठी मीडियम में था। हुँ, 5वीं के बाद मैंने सेमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हूँ 10th तक, और उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में 11th 12th किया हूँ। ओके। तो प्रॉपर मेरा काटोल है और बचपन वही बीता है। हुँ, बचपन में डेफिनेटली उस टाइम मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कवेलू का घर था, छोटा सा घर था, बट फैमिली बहुत बड़ी थी। ओके। बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे। 6 बुआएं हैं मुझे, वो घर में थे। अच्छा। और पापा का सबसे आखिर में शादी हुई है। हुँ, भले ही पापा मेरे सबसे बड़ी औलाद है उनके पापा जी की, ओके। पर 6 बुआएं रहने के बाद भी उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हुँ, वो हिसाब से मेरा बचपन गुजरा है। सब खेलते कूदते, बहुत सारे लोग को संभालते। मम्मी पापा काफ़ी कम समय दे पाते थे मुझे बचपन में, ओके, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहने के कारण। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। ओके। दोनों उस समय टीचर थे। मेरी मुलाकात सुबह 7 बजे के बाद डायरेक्ट शाम को 5 6 6 बजे के टाइम पे मम्मी पापा से होती थी, अच्छा। क्योंकि वो जॉब पे निकल जाते थे और मैं घर पे रहता था। हुँ, बड़ा घर, जैसे मैंने बताया, सबको संभालना रहता था। तो उस टाइम पे प्राइवेट जॉब भी किया है मम्मी ने। मैं 1.5 साल 1.5 महीने का था सिर्फ, हुँ, तब से मम्मी पीछे के दरवाजे से जाके ड्यूटी पे जाती थी। ये मम्मी ने मुझे बताया। तो दादा दादाजी और जो बच्चों गांव में, जो मैक्सिमम बच्चे एक साथ रहना खेलना कूदना, हुँ। वैसा मेरा बचपन गया। तो बचपन में मतलब आप काफ़ी खेल-कूद भरा ये बचपन रहा है ऐसा लगता है। कंचा जिसको कहते थे, हाँ, हाँ। हम भी खेलते भोरा, हाँ, रस्सी फेंक, हाँ, वो सलाख खुपसनी कहते थे। हाँ। सर ये जो बचपन में आपका स्कूलिंग था आई गेस वो काटोल में हुआ रहेगा एंड ऐसा घर पे एक ऐसा प्रेशर था जो पढ़ाई का जो वातावरण रहता है अभी जबकि आप टीचर की लड़के हो एक आपके पेरेंट्स दोनों टीचर थे तो घर में बहुत इंटेंस जो माहौल रहता था क्या पढ़ाई का या कैसे रहता था? आ, आपने सुना होगा पर्सनैलिटी के टाइप्स रहते हैं। हुँ, तो पर्सनैलिटी मतलब इंसान की सोच विचारधारा। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये टाइप्स होते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी मतलब कोई एक चीज को पकड़ ले और जब तक वो हासिल नहीं करता उसके पीछे लगा रहे। हुँ, कोई भी चीज हो सकती है, जरूर नहीं। तो शायद मैं उस पर्सनैलिटी से बिलोंग करता हूँ। मुझे बचपन से आदत थी कि कोई भी चीज में परफेक्शन जब तक डेवलप नहीं होता, मैं लगा रहता था। ओके, तो लगन, वो चाहे खेल कूद की हो, किसी के साथ रेस जीतने की हो, हुँ, चेस में बचपन से खेल चुका हूँ वो हो, या फिर पढ़ाई में हो, या कोई भी चीज़ में मुझे खुद में कमी अगर पता चलती थी, तो जब तक मैं उसको डेवलप करके अच्छा इंप्रूव नहीं करता था, उसके पीछे लगा रहे। तो मम्मी पापा डेफिनेटली टीचर थे। स्कूलिंग उस टाइप पे काफ़ी अच्छी चलती थी। आज ओके, का तो मुझे आइडिया नहीं, बट उस टाइम पे जब मैं स्कूल में जाता था, स्ट्रिक्टनेस, टाइमिंग, स्कूल का समय, स्कूल के टीचर्स की रिस्पेक्ट, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना, हुँ, समय पे रहना। मोबाइल तो डेफिनेटली नहीं थे उस ज़माने में, जो मुझे लगता है कि मेरे बचपन का बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है कि मोबाइल बहुत लेट आया। हुँ, तो वो चीज़ों में बचपन मेरा गया है। फैमिली में जैसे कहा, मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मेरे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए समय नहीं रहता। एक बड़ी बहन है मुझे, उसने भी पढ़ाई की है अच्छी, बट मेरे फैमिली में मैं
शायद ज़्यादा थोड़ा शार्प था या ओरिएंटेड था, कोई भी चीज़ों को जल्दी समझ पाता था। तो उसी में मेरी पढ़ाई करने में जिद और सभी चीज़ों में जिद का मल्टी टैलेंटेड रहने की मुझे पहले से आदत थी, वो मैं प्रयास करता था। बट हाँ, ये जिद्दी स्वभाव का मुझे खुद को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है, हुँ, क्योंकि जब इंसान कोई भी चीज़ कर नहीं पाता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए या डाइवर्ट कैसे होना चाहिए, ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, जो मैं अभी सीखा हूँ, बड़े होके अभी भी सीख रहा हूँ। तो उस समय मैं काफ़ी रोता था, कोई चीज़ अचीव नहीं हो पाती थी तो। हुँ, कोई चीज़ नहीं होती तो मुझे पर्टिकुलर कोई डाँटने वाला नहीं था, मैं खुद ओ को ही शायद डाँटता था कोई चीज़ अचीव ना हो। ओके। तो ये बैकग्राउंड से मैं आगे बढ़ा हूँ। स्कूल में टीचर लोग तब मारते थे आप लोग यस, बच्चे लोग को? मारते थे, बहुत बार मार खा चुका हूँ मैं। ओके, कुछ शरारतों के लिए मार खा चुका हूँ, बट हमेशा पहले बेंच पे बैठने की मुझे आदत थी। हाइट मेरी काफ़ी ज़्यादा है पहले से ही, बट मैं पहला बेंच पकड़ के पहले बेंच पे बैठता हूँ। ओके, काफ़ी टीचर का मैं फेवरेट स्टूडेंट भी रह चुका हूँ उस ओके, टाइम। ओके। सर आपको क्या लगता है कि जो ये स्कूलिंग का जो स्ट्रिक्टनेस रहता है, जो एक स्कूल में कोई डिसिप्लिन रहता है, कभी-कभी टीचर लोग फटकार भी देते हैं बच्चों को, वो पढ़ाई के से रिलेटेड कितना इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अ, डाँटने से बेस्ट वर्ड जो आपने यूज़ किया डिसिप्लिन। तो लाइफ में कोई भी चीज़ों में डिसिप्लिन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जर्नी आप स्टार्ट करते हो कोई फील्ड की तब भी और कुछ अचीव होने के बाद भी, तो सक्सेस मिलना एंड सक्सेस मेंटेन रखना दोनों अलग चीज़ है और दोनों चीज़ों के लिए डिसिप्लिन इज़ द यूनिवर्सल रूल। सही तो बात है। पहले से डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई स्पोर्ट्स में जाओ, मिलिट्री में जाओ, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तब तक आपका परफॉर्मेंस वो फील्ड में नहीं रह पाएगा। विराट कोहली को देख लीजिए, एज मैटर करता है डेफिनेटली, बट जब तक आप फिटनेस मेंटेन करते हो वो फील्ड के लिए, वो क्रिकेटर है उनको उस चीज़ के लिए। तो अगर कोई फील्ड में आप जो फील्ड चूज़ करते हो उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो वो चीज़ में ज़्यादा दिन आप सक्सेस भी नहीं अचीव कर पाओगे और मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। तो डिसिप्लिन ये जो पुराने स्कूल में मिलता था, पुराने टीचर से मिलता था, हुँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ सिखा के गया है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है कोई चीज़। सर ऐसा कोई एक कोई इवेंट हुआ है आपके साथ कि जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया है इन स्कूल डेज़? जैसे मुझे याद है कि मुझे एक हमारे जो अकोला के एसपी साहब थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था 9th क्लास में बिकॉज़ आई वाज़ अ पुलिस बॉय एंड मेरे तब परसेंटेज 85 परसेंटाइल के ऊपर थे। तब उन्होंने मुझे एक पुरस्कार दिया था, कुछ किताबें दी थी एंड वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मेरे साथ कुछ तो भी अच्छा हुआ है। आई हैव डन समथिंग जो किसी और ने किया नहीं एंड उसका अप्रिशिएशन जो हुआ, जो एसपी साहब ने किया, वो मेरे लिए काफ़ी एक माइलस्टोन था मेरे लाइफ में क्योंकि उसके बाद मेरा जो हार्ड वर्क था, मेरा जो इंटेलिजेंस बोल सकते हो, मेरा जो किसी भी चीज़ के लिए प्रयास था, वो दुगना या तिगना हो गया था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन इन योर स्कूलिंग डेज़? हाँ, डेफ़िनेटली मैं स्पोर्ट्स खो-खो खेलता था पहले, हुँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा चुका था ओके, 8th स्टैंडर्ड में, बट एजुकेशन पे और मम्मी-पापा टीचर थे तो उनको एजुकेशन का महत्व था कि लाइफ़ में अगर कुछ करना है तो एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों से। ओके, और अगर लाइफ़ में कुछ अच्छा बनना है या आगे की ज़िंदगी अच्छी निकालना है तो एजुकेशन जितना मैटर करता है उतनी बाकी चीज़ें नहीं मैटर करती। तो ये मैं शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा कि मेरे मम्मी-पापा को ये ओरिएंटेशन था और उन्होंने मुझे उस फ़ील्ड में रिस्ट्रिक्ट रखा, बाकी फ़ील्ड्स में भी जैसे मैंने कहा कि मैं मल्टी टैलेंटेड पहले से ही था, सभी फ़ील्ड में अच्छा कर बट कौन से फ़ील्ड में ब्रेक लगाना चाहिए और कौन से फ़ील्ड में आगे जाने देना चाहिए, इसके लिए जो गाइडेंस लगता है, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़ में। तो एक मम्मी-पापा जो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने मुझे 8th में रिस्ट्रिक्ट किया स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। ओके, और पढ़ाई में डेफ़िनेटली अच्छा था, तो मेरा फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा समय, ज़्यादा देर कैसे बैलेंस करना वो एक चीज़ है क्योंकि वो एज में ऐसे पर्टिकुलर खुद में कोई इंस्टिंक्ट नहीं आता है या खुद कोई गाइडेंस जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना मिले ये चीज़ें अंदर स्पार्क रहने के बाद भी जलने के लिए तो चिंगारी जलने के लिए तो किसी को स्पार्क जलाना पड़ता है, यस, तो वो ओके, चीज़ें आना इम्पोर्टेंट है, एक ये चीज़ थी। दूसरा ओरिएंटेशन मेरे लाइफ़ में आया जब मैं 8th, 9th, 10th में गीता गायन स्पर्धा ये सब चीज़ें अ चालीसा अथर्वशीर्ष स्पर्धा मेरा पास में ही गणेश टेम्पल था। हुँ, वहाँ पे कॉम्पिटिशन होती थी हर समर समर में और विंटर में जब स्कूल में छुट्टियाँ रहती उस दिनों समर कैंप का उतना फैड नहीं था। हुँ,
तो मैं यही चीज़ों में व्यस्त रहता था। मेरे घर के पास के मंदिर में एक्टिविटीज़ होते रहती है, अशर्व शीर्षक गायन स्पर्धा, गणेश फेस्टिवल जब 10 दिन का रहता था, हर दिन अलग अलग कंपटीशन, ओके। खुद के रिलेटेड रंगोली स्पर्धा, मेमोरी वाला स्पर्धा था कि ऑब्जेक्ट्स रखते हो उसको आप कितना ध्यान रख पाते हो। तो ये सब चीज़ें जो थी मुझे लाइफ में एंजॉय करना सिखा रही थी और उसके साथ साथ खुद को डेवलप करना सिखा रही थी। तो और आप हमेशा से इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। हाँ, यस। एक्चुअली इन्वॉल्व था, खुद भी था और किसी के लोगों को जो जिनको पता चलता था कि मुझ में ये टैलेंट है, वो खुद मुझे ऑप्शन देते थे ओके। ज़िंदगी में कि नहीं इसको यहाँ पे भेजो, इसको यहाँ पे करो। ओके। तो सोशल कनेक्शंस अच्छे थे मम्मी-पापा के, उसकी हम्म। उसका बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। मैंने भी सर ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे मेरा चाइल्डहुड गया है, मैं भी ना हमेशा से सब बिजी रहता था। मुझे एक जैसे आपने अभी बताते बताते एक बात बोली कि वो एक स्कूलिंग का जो एज रहता है पर्टिकुलर, तब हमें बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस नहीं रहती, हमको बहुत सी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं रहते। तो ऐसे चीजों में, ऐसे वक्त में, अगर हम उस स्टूडेंट को किसी प्रोडक्टिव चीज में बिजी रखते हैं, राइट, तो वो चीज़ बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद रह सकती है फॉर फ्यूचर पर्पस। जैसे मैं सुबह निकल जाता था 8वीं 9वीं में तबला के क्लास के लिए। 9 से 11 तबला क्लास रहता था, फिर 11 से 5 स्कूल रहता था, फिर 5 साढ़े 5 बजे से लेके साढ़े 6 तक वो पेंटिंग का एलिमेंट्री क्लास रहता था, तब एग्ज़ाम रहता था यस डेफिनेट, एंड 7 बजे से साढ़े 8 बजे तक मैं ताइक्वांडो खेलता था। तो मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता था इन सब चीज़ों से एंड मेरे जो डायनामिक्स थे वो हर एक एंगल से चेक होते रहते थे दिन भर। तो मुझे लगता है उस टाइम में जो बिज़ी रहता था, उसका मुझे आगे जाके लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ एंड समवेयर इट हैज़ इंक्रीज़ माय फोकस, राइट। माय अटेंशन स्पैन, मेरा लोगों के साथ डील करने का जो कनेक्शन है, ओ वो स्किल्स पे अपलिफ्ट किया मुझे इन सब चीज़ों ने। मुझे ऐसा लगता है तो आप वो बहुत सही बात बोली आपने कि इट इज़ ऑल्सो पेरेंटिंग टिप कि आपके बच्चों को आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा वो बिज़ी रह सके, उतना अच्छा है। आजकल के बच्चे कई बार उनको कुछ काम नहीं रहता है, वो बोर होते हैं, जबकि बोर होना गलत बात नहीं है। मैं कुछ ये अभी आपने बहुत बढ़िया बोला वे कि बोर वर्ड, ये तो मुझे मेरे बचपन में पता ही नहीं था। यस, ये वर्ड क्या होता है? यस, बोरिंग, बोर होना, यस। नहीं पता था। डेफ़िनेटली हुँ, आपने तबला का ज़िक्र किया, मैंने भी 3 एग्ज़ाम्स दिए तबला के, तो हुँ, मुझे भी पता है। तो ये चीज़ें माइंड को बिज़ी रखती थी, नॉट ओनली सोशल स्किल्स, हुँ, बट पर्सनल स्किल, मसल का कोऑर्डिनेशंस ये डेवलप होना, फोकस डेवलप होना, कोई भी चीज़ें लर्न करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो प्रॉपर एज में अगर होती है, तो शायद वो स्टूडेंट या वो बच्चा आगे जाके कोई भी चीज़ सीख सकता है। यस। तो कोई भी चीज़ कैसे सीखना चाहिए, इस पे फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर तो 10वीं के बाद या 10वीं में आपका पढ़ाई का पैटर्न कैसे था? कभी आपने ऐसा टाइम टेबल बना के पढ़ाई किया है? या आप अगर कुछ आपको मेमोराइज़ करना है तो आप लिखते थे या याद करते थे या बार-बार पढ़ते थे? आपका कैसा पैटर्न रहता था? 10वीं और 11वीं ये सबसे ज़्यादा लाइफ टर्निंग मोमेंट्स मेरे लाइफ में हैं। हुँ, डेफ़िनेटली 10वीं तक मैं टॉपर रहता था और मैं जो तालुका से बिलॉन्ग करता हूँ काटोल में, वहाँ पे ट्रेंड था कि 10वीं के बाद जो टॉपर लोग हैं वो नागपुर जो 60 किलोमीटर है वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे 11th-12th में। हुँ, तो गाँव मतलब लो लोगों का जगह है और अच्छे जो पढ़ाई में है वो शहर जाएँगे। ओके, ये मेंटालिटी उस समय थी, ओके, जब मैं था और उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम का इतना ओरिएंटेशन गाँव में नहीं था, मेरे ओके। काटोल तालुका प्लेस में नहीं था। उसके क्लासेस भी अवेलेबल नहीं थे। हुँ, बट मेरे मम्मी-पापा ने डिसाइड किया कि बच्चा यहीं पे पढ़ेगा 11th-12th में। मुझे तो उस समय कुछ ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं था, हुँ, बट मैंने फिर ट्राई किया कि उस समय काटोल में मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मुझे 12th के बाद अगर डेफ़िनेटली कुछ करना है, तो मुझे आज के ज़माने में जो रिक्वायरमेंट है उसको डील करना ही पड़ेगा। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी उस समय, एमएसटी सीईटी थी। तो उसका ओरिएंटेशन 10th एंड 11th एंड 12th में मेरे गाँव में नहीं था। ओके। तो बट मैंने उस पे ट्राई किया, रिसर्च किया, कुछ क्रैश कोर्स थे नागपुर में जो हर सैटरडे संडे रहते थे, तो मैंने वो भी जॉइन किया बट मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं आया। मुझे कुछ ये नहीं लग रहा था कि प्रॉपर आगे कैसे बढ़ना चाहिए इसके बारे में मुझे जानकारी मिली। नॉलेज देना और अवेयरनेस डेवलप करना, ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। तो मैं टीचर उनको मानता हूँ कि जो अवेयरनेस डेवलप करे बच्चों में। हुँ, तो मार्ग का दर्शन करना वो मार्गदर्शन होता है। किताब तो
पढ़ लेंगे बच्चे, बट उनको कैसे पढ़ना है ये टीचर्स ने बताना चाहिए। जो उस टाइम पे मुझे नहीं फील हुआ, जो मैं क्लासेस में ज्वाइन किया था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है अप डाउन में और ये चीज़ों में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे अगर 11th-12th में एडमिशन ले ही लिया हूँ, तो उधर ही पढ़ूंगा। और वहाँ के टीचर्स का कुछ ग्रुप बनाया और कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया, उनके साथ एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं ये जब मैंने मेरे टीचर्स के साथ डिस्कस करना चालू किया, तो वो भी अचंभित थे। ओके। क्योंकि उनको ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं था आज तक जो एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड यू आर प्रिपेयरिंग यस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यस यस। तो वो पहले मुझे पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम की। ओके। और मेरी जीत के कारण 3-4 बच्चों का हमारा ग्रुप था जो उनके पीछे लगते, वो फिर वो पेपर सेट करके निकालते थे, डिस्कशन करते थे। ओके। तो वो एक चीज़ थी, मैं काफ़ी जिद्दी था, बट टाइप ए पर्सनैलिटी जो बोला मैंने। मुझे लगता है कि वो चीज़ का मुझे बेनिफिट मिला और मैंने वहीं पे कुछ करके बताया 11th-12th में जो है वो। अ, सर ये 11th-12th में फिर आपने प्रिपरेशन किया एंड कैसा समय था सर वो साइकिल वाला समय था? तब डिजिटल बोर्ड्स नहीं थे। आई गेस जो हम लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते थे वो काफ़ी कम करते थे कंपेयर टू टुडेज़ टाइम। तो वो टाइम के बारे में थोड़ा बताइए? उस समय बोर्ड का परसेंटेज का बहुत ज़्यादा माहौल था। ओके। और 10th में जिस हिसाब से मैं पहले से टॉपर रह चुका था या मुझ में स्किल्स थी, मुझे कुछ मार्क्स के कारण मेरिट गया था। ओके। तो उसकी एक दिल में गिल्ट थी या फैमिली लोगों को थी कि नहीं, बच्चा मेरिट आ जाता था तो और अच्छा नाम हो जाता था, जो एक्सपेक्टेशन था। तो अभी नहीं, 10 हुई ठीक है, 12वीं में मेरिट ले लेंगे। तो ये मतलब कहना ये चाहता हूँ कि बोर्ड रिलेटेड ज़्यादा ओरिएंटेशन था रेदर देन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि उस समय बोर्ड के परसेंटेज से ज़्यादा मैटर करते थे एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर, हुँ, क्योंकि वो आपकी करियर डिसाइड करती थी हुँ, रेदर देन बोर्ड परसेंटेज। हुँ, बट ये ओरिएंटेशन मेरे गांव में नहीं था, मेरे पेरेंट्स में भी नहीं हुँ, था। बट मैंने वो पीछे जान के लगाव से मेहनत किया और मेरे टीचर्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया और वो पीछे लगा रहा। बोर्ड की मैंने काफ़ी कम समय मेहनत की है, हुँ, बट आप अगर एंट्रेंस की मेहनत करते हो तो बोर्ड आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगा, ऐसा मुझे मेरा अच्छी एक्सपीरियंस है पर्सनल। हुँ, बट अगर आप सिर्फ बोर्ड की मेहनत करोगे और बाद में एंट्रेंस के बारे में सोचोगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ओके। तो आप एंट्रेंस का ओरिएंटेशन रख के पढ़ाई करोगे और साथ में बोर्ड भी टैकल कर लोगे, यस। तो बोर्ड आपको ज़्यादा ईज़ी जाएगा। मुझे ऐसा मुझे लगता है कि उस हिसाब से मेंटालिटी आपकी डेवलप हो जाती है कि वो चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मैंने वही फ़ोकस किया 11th-12th में और उसी पे मेहनत किया। पहले तो करना क्या है ये डिसाइड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दौड़ते तो सभी लोग हैं, बट कौन से डायरेक्शन में दौड़ना है, कौन से स्पीड से दौड़ना है, ये बैठ के शांति से पहले सोच लो खुद के बारे में, खुद की स्पीड क्या है, खुद की लर्निंग एबिलिटी क्या है। आइडियली ये टीचर्स लोगों ने आपको बताना चाहिए, अगर कुछ बच्चे नहीं है तो। मुझे शायद खुद में कुछ चीज़ें समझ रही थी, बहुत सारी चीज़ों से मैं सीखते रहता था, बहुत सारी चीज़ें लोग जो मुझे मेरे बारे में बताते थे उससे मैं खुद को ढालते रहता था। ओके। तो खुद की स्पीड क्या है, ज़रूरी नहीं कि टॉपर ने कोई फॉलो की है चीज़ वो आपके लिए बेस्ट हो, हुँ, वो उसके लिए बेस्ट थी। हुँ, आपके लिए बेस्ट क्या है ये आप जब तक 4 बुक्स कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप कौन-सी बुक की भाषा आपको समझ में आ रही है ये नहीं समझ पाओगे। सही बात है। तो डेफिनिटली गाइडेंस इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, और अगर वो पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस हो तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक ही बुक सबके लिए सेम नहीं रह सकती, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबकी पढ़ाई की टेक्निक अलग-अलग रहती है। हुँ, तो खुद की पढ़ाई की टेक्निक क्या है, हुँ, उस पे फ़ोकस करके जब आप कोई चीज़ मेहनत करते हो तो भले ही टेक्निक समझने को आपका ज़्यादा समय जाता है, बट एक बार आप टेक्निक समझ लो तो आपकी पढ़ने की स्पीड काफ़ी गुना स्पीड बढ़ जाती है। हुँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, ये एक बार आप समझ लो, फिर क्या पढ़ना है वो अपने आप समझ में आ जाता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। ओके। तो ये मैंने किया और 12th के एक बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद उस समय क्रैश कोर्स जो होता है वो मैंने 1.5 महीने का नागपुर में लगाया। ओके। मेरे मामा नागपुर में रहते थे, उनके घर पे रुक के मैं क्लासेस करता था। हुँ, बट जिस स्पीड से वो 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दें, हुँ, वो शायद ही स्पीड मुझे लगता है कि कोई बच्चा गेन कर पाएगा। ओके। तो वो रिवीजन के तौर पे उसको देखा जा सकता है, ना कि उस समय मैं पूरा प्रिपेयर करूँगा और फिर एग्ज़ाम दूँगा। तो हुँ, प्रिपेयर तो आपको 2 साल पहले से ही करना है और उस समय हुँ, रिवीजन करना है, हुँ, कम शॉर्ट ड्यूरेशन में और स्किल डेवलप करना है। ओके। तो कोई भी एग्ज़ाम में मैं चीज़ें कहूँगा कि 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हुँ, एक है नॉलेज, हुँ, जो सब कहेंगे कि नॉलेज इम्पोर्टेंट है। हुँ, दूसरी 2 चीज़ें मैं हाइलाइट करना चाहूँगा जो बहुत कम डिस्कस होती है। एक है दूसरी स्किल हुँ,
और तीसरी है टाइम मैनेजमेंट। ट्रू। तो आपके पास नॉलेज है बट आपके पास अगर स्किल नहीं है हम्म। तो वो नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ। सही बात। और आपके पास स्किल है, नॉलेज है, बट आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपका काम अधूरा छूट के आएगा। ओके। तो दोनों साल मैक्सिमम जगह नॉलेज पे फोकस किया जाता है, लोग नॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट करोगे आपको नहीं आएगी। हम्म। तो आप जब तक स्किल की प्रैक्टिस नहीं करोगे और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जीतने के लिए ये तीनों चीज़ों की जरूरत यस। क्योंकि एंड व्हाट आई थिंक कि जो स्किल है, जैसे आप बोले, ये विथ रिपीटेटिव वही चीज़ को प्रैक्टिस करने से निखरते जाती है। यस। है। एंड फिर उसमें जब हम थोड़ा-सा स्मार्टली वर्क करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड हम जब वर्क करना शुरू करते हैं कि इतने-इतने एमसीक्यू है, ये मुझे इतने-इतने मिनट में ख़त्म करने हैं, एंड वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड वो हमारे, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो टाइम पे रहेगा, सपोज़ कोई नीट का एग्ज़ाम है, सपोज़ 12 से 3 है, दोपहर में 12 से 3, तो तुम 2 महीने से डेली 12 से 3 में एमसीक्यू ही सॉल्व करो। यस, माइंड सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज सुबह उगता है तो सूरज के साथ उठना चाहिए। ये जब अपन बचपन से ट्रेन होते हैं तभी वो चीज़ें माइंड में सेट होती है, और जो स्लीप साइकिल नॉर्मल होती है, पैदा होते होते ये नहीं रहती है। वैसे ही जब तक आप माइंड को सेट नहीं करोगे तब तक आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना नहीं सकते। तो स्किल का ये बहुत बड़ा आपने पॉइंट बोला है कि माइंड सेट होना चाहिए, वही टाइम पे प्रैक्टिस होना चाहिए, वही चीज़ों की प्रैक्टिस होना चाहिए जो परफॉर्म करना है। हुँ, वही प्रेशर क्रिएट करके हैंडल करना चाहिए जो मैक्सवेल टेस्ट सीरीज में आप कर सकते हो। हुँ, बट हर एक टेस्ट सीरीज को आप कितना सीरियसली लेते हो वो इम्पोर्टेंट। और वो इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम मुझे लगता है कि ऐसे सोच के देना चाहिए कि ये फाइनल एग्जाम है, यस। और हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कभी पहले पेपर में आपको समझेगा कि आपको आ सब रहे थे बट आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। हुँ, तो ये चीजें आप जब तक फेस करोगे हुँ, तभी ये तभी चीज़ों आप को सीखने को मिलेंगी। तो सिर्फ नॉलेज डेवलप करने से बेटर है कि स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट भी साथ में साथ में फोकस करो। करोगे तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा। यस। सर, जैसे आपने बोला कि कोई कुछ गलत हो गया, कोई क्वेश्चंस गलत हो गए कोई टेस्ट सीरीज़ में, तो मैं फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स पूछना चाहूँगा कि अ, अगर किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिल जाते हैं, या कोई बच्चे हैं जिनका नीट में अच्छा स्कोर नहीं होता है, या कुछ वो एक्सपेक्ट अलग करते हैं खुद से, उनको ही पता नहीं रहता कि वो उन्होंने खुद के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मान लो कोई बच्चे हैं कि 2 ही महीने पढ़ रहे हैं इनने, एंड उनको लग रहा है कि वो नीट को क्रैक कर देंगे, उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और वैसा होता नहीं है। फेल्योर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फेल्योर फेस करना पड़ता है, तो ये फेल्योर को फेस कैसा करना चाहिए? बहुत सही सवाल, और मुझे लगता है कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है। हुँ, फेल्यूर, फेल्यूर ये वर्ड जो है इसकी आदत होना या इसके बारे में सुनना, पहली बात तो ये वर्ड ही कोई सुनना नहीं चाहता। हुँ, उसके बाद जो सिचुएशन आती है उसके बारे में फील करना या सोचना तो दूर तक हो गया, क्योंकि हुँ, वर्ड ही कोई सुनना नहीं चाहता। कोई भी लाइफ में फेल्योर नहीं होना चाहता, कोई भी लाइफ में क्या, कोई भी स्टेप में फेल्योर नहीं होना। हुँ, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हुँ, फेल्योर के बिना सक्सेस आना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि टेस्ट आप दोगे, हुँ, बट हर एक टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम की तरह प्रिपेयर करोगे, और हुँ, उसमें आप कहाँ फेल हुए ये खुद इवेल्युएट करोगे। मेरा कहने का तात्पर्य ही यही था कि वो एग्जाम में हर जगह आप कहाँ कहाँ फेल हो रहे हो वो खुद को इम्प्रूव करना, हुँ, ना कि खुद को इम्प्रूव करना। फेल्योर ये हर स्टेप में इन्वॉल्व है लाइफ में। उसको अलग से कोई पर्टिकुलर एग्जाम रिलेटेड मत रखिए, या हुँ, पर्टिकुलर वो एग्जाम का दायरा मत दीजिए कि ये एग्जाम में फेल हुआ मतलब लाइफ में फेल हुआ। हुँ, तो फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दिन में बहुत बार फेल होते हैं, हर जगह फेल होते हैं। कोई पर्टिकुलर स्किल रिलेटेड भी बंदा होगा तो भी वो फेल होगा। आज हुँ, मैं डॉक्टर हूँ, हुँ, मैं कोई पेशेंट को अगर मेरे एक्यूरेसी से चीजें कर पा रहा हूँ तो वो चीजें सीखने के लिए मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, यस, जब भी एमबीबीएस एमडी कर रहा था तब। तो ऐसे ही एग्जाम्स में भी हर जगह फेल होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वो फेल से आप डिप्रेस होते हो या उसमें कहाँ गलती हुई हो खुद को इम्प्रूव करते हो, ये मैटर करता है। तो फेल्यूर को आप कैसे देखते हो ये मैटर करता है, रादर देन उससे आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करना और ये चीजें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बैलेंस रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रादर देन फेल्योर और सक्सेस। हुँ, कोई बंदा अगर कोई एग्जाम में कम मार्क्स ले रहा होगा बट उससे वो सीख के अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा के खुद के स्किल्स डेवलप कर रहा हो, तो हुँ, शायद वो जो टॉपर है उससे कई गुना लाइफ में आगे जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है बट लाइफ में कहाँ गायब हो गए पता नहीं है किसी। ओके।
तो मैं पर्टिकुलर कोई इसको बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैं ये बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप नंबर 1 हो तभी आप हैप्पी हो लाइफ में। ओके। तो सक्सेस ये दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, बट हैप्पीनेस ये आप डिसाइड करते हो आपके लिए क्या है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में फेल्योर तो आएगी, और फेल्योर से इम्प्रूव करके खुद को हर बार पहले से आज बेटर कैसे कर सकते हो और हैप्पी कैसे बन सकते हो लाइफ में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो पॉइंट से अगर आप फेल्योर को देखना चालू करोगे तो सभी लोग फेल है लाइफ में। मैं खुद बहुत बार फेल हो चुका हूँ हर स्टेप में, स्पोर्ट्स में, एग्जाम्स में, सब जगह बहुत जगह फेल्योर होता हूँ। और इसमें मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स ये बहुत अच्छा दरिया है ओके। लाइफ में फेल्योर के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई भी गेम खेलोगे आप तो दो ही प्लेस होती है, एक तो आप जीतोगे, एक तो हारोगे, हुँ। उसमें बीच का कुछ नहीं होता। यस। तो जितने ज़्यादा आप स्पोर्ट्स, मैंने खुद ने लाइफ में स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखा है कि फेल्यूर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ, कोई फेल होगा तभी कोई सक्सेस होगा। हुँ, तो लिमिटेड सीट्स कोई भी एग्ज़ाम्स में रहेगी, तो हुँ, ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 बच्चे सक्सेसफुल होंगे। हुँ। तो 3% 4% लोग अगर सक्सेसफुल होते हैं, 97% फेल्योर होते हैं हर एक चीज़ में। ओके। बट आज के जिस हिसाब से एरा है, जिस हिसाब से फेसबुक, यूट्यूब ये सब चीज़ अवेलेबल है, हर बार सक्सेसफुल पीपल का ही डिस्कशन होता है, लोगों का आता है। हमारे एरा में शायद ये प्रेशर कम क्रिएट होता था, बट आज के बच्चों में ये स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हर बार उनके साथ सक्सेस ही डिसाइड किया जाता है, उनके माँ-बाप, उनके साथ वाले, हर बार सक्सेसफुल लोगों का ही उनको एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों का सक्सेस का एग्ज़ाम्पल देने से अच्छा खुद जब सक्सेस होते हैं, वो चीज़ें सेलिब्रेट करना चाहिए। और खुद जब फेल होते हो तब वो चीज़ों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन हमेशा खुद से होनी चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने से होनी चाहिए रादर दैन किसी थर्ड पर्सन से। हाँ, डेफ़िनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी के साथ भी कंपेयर नहीं चलना चाहिए, हुँ। क्योंकि कॉम्पिटिशन तो दूसरे के साथ ही रहेगी और आपको दूसरे के साथ जीतना है। बट कॉम्पिटिशन जब आप दूसरे के साथ करते हो, फ़ोकस आपका खुद पे रहना चाहिए। आपको खुद के परफ़ॉर्मेंस में रहना चाहिए। हर एक की एबिलिटी अलग रहेगी, हर एक हुँ, का लर्निंग कैपेसिटी अलग रहेगा, बट फ़ोकस अगर आप खुद पे करोगे हुँ। और फिर दूसरों को कॉम्पीट करोगे बट खुद पे फोकस रख के, तो शायद डेफिनेटली आप कभी फेल्यूर नहीं होगे। ऑन पेपर फेल्यूर होगे बट लाइफ में कभी फेल नहीं होगे। और अल्टीमेटली मेन मोटिव लाइफ का यही रहता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, ना कि कोई डिग्री पर्टिकुलर गेन करना या कुछ करना। वो डिग्री आपको हेल्प करती है लाइफ अच्छे जीने के लिए, बट जिनके पास डिग्री नहीं उनकी लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सही बात है। तो अल्टीमेटली डिग्री इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हुँ, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ, सक्सेस कोई एग्जाम के लिए लिमिटेड मत रखिए, हुँ। लाइफ ओरिएंटेड सक्सेस रखिए। लाइफ ओरिएंटेड अगर ये बच्चों में अपन बताएँगे आज के जनरेशन में, ये टीचर्स अगर गाइड करेंगे, अवेयरनेस करेंगी, तो काफ़ी अच्छा सबका हैप्पी लाइफ रहेगा और फ्यूचर रहेगा डेफिनिटली, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, कई बार ऐसा लगता है कि जो छोटे शहर से या जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे कम अवेयरनेस है एंड जो सिटी में है, वो 200 टाइम्स अवेयरनेस ज़्यादा है एंड उन्हीं बच्चों पे प्रेशर भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस का भी प्रेशर ज़्यादा है, वो ओरिएंटेड भी है एंड शायद इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी है कुछ लोगों का, लेकिन कई लोग मैं ऐसे देखता हूँ जो इस टेंशन के नीचे दबे हैं, उनको एंग्ज़ायटी की दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं, फ़ोन यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन लोगों के लिए हम ऐसा क्या एक्सरसाइज़ेज़ बता सकते हैं कि जहाँ पे वो वर्क लाइफ बैलेंस रख सके या पढ़ाई रिलेटेड एंग्ज़ायटी उनका कम रह सके? काफ़ी अच्छा बात कही आपने, सवाल बहुत ही अच्छा है कि गाँव में या रूरल रीजन में जो अवेयरनेस है एग्ज़ाम रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, ये काफ़ी कम है। आज भी अगर आप गाँव में जाके किसी बच्चे को पूछोगे कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो मोस्टली तो जवाब नहीं मिलता है। हुँ, बट अगर मिलेगा तो भी शायद क्वेश्चन मार्क रहेगा या कुछ अनसुना रहेगा, जो आपको नहीं लगता कि वो किसी पढ़ाई करने वाले बच्चों को आप पूछोगे कि लाइफ में क्या है, तो ये जवाब मिलेंगे। हुँ, तो उनके पीछे उनका बैकग्राउंड जो ग्रो हुआ है, उनके माँ-बाप, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो सराउंडिंग मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी भी फ़ील करता हूँ कि लैक है रूरल रीजन में। हुँ, बट सिटी में जैसे आपने बोला कि मोर देन 200% भी आप बोल सकते हैं कि अवेयरनेस है। तो बैलेंस, ये हुँ, जो वर्ड यूज़ किया, और दूसरा एक वर्ड बोलूँगा मैं, आपने जो प्रेशर यूज़ किया, थोड़ी देर पहले अपन ने बोला कि लाइफ में मैं कभी बोर वर्ड नहीं सुना था, हुँ, बचपन में पता नहीं था, वैसे ही प्रेशर वर्ड कभी सुना नहीं था, हुँ, जब स्टूडेंट लाइफ में था। तो ये 2 वर्ड जो है, जो आजकल आप 5th क्लास में भी बच्चों को पूछ लोगे तो प्रेशर है, हाँ, बोर हो रहा हो, ये 2 वर्ड सही बात। मुझे बच्चे के लाइफ में नहीं आना चाहिए, हुँ, कोई भी बच्चे के लाइफ में नहीं आना। ओके, और अगर आ रही है तो फिर उसके बारे में अपने को सोचना चाहिए कि ये क्यों आ रही है। ओके,
हर बच्चे अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, स्कूल वाले बच्चों के साथ, टीवी पे जो देखते हैं वो चीज़ों के साथ। तो ये अपने जनरेशन में नहीं था, तो बच्चों की गलती नहीं है। हुँ, बट उनको जिस हिसाब से पेरेंटिंग चाहिए या पेरेंटिंग या टीचर अवेयरनेस जो प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं तो भी लैकिंग है। हुँ, तो फोकस होना चाहिए ना कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करने पे, बट लाइफ ओरिएंटेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो शायद ये चीज़ें बैलेंस हो सकती है। ओके। वर्क एंड लाइफ बैलेंस के बारे में जो आपने सवाल पूछा, वो तो बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल है। बट वर्क और लाइफ, ये दोनों में बैलेंस बच्चों में आप स्टार्टिंग से समझा सकते हो कि जरूरी नहीं कि उनको काम करना है ये बताओगे आप। उनको बताओगे कि लाइफ जीना कैसे है, हुँ, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिविंग द लाइफ। हुँ, अगर आप ये चीजें उनको साथ साथ में रखोगे तो डेफिनेटली वो फेल्यूर को भी आराम से हंसते हंसते फेस करेंगे, क्योंकि फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस। तो उनको भी अच्छे फेस करेंगे। हर हर रोज रात होती है और हर दिन नया सुबह होता है। तो ये नेचर का नियम है, हुँ, कोई इंसान ने बनाया हुआ नियम नहीं है। तो नेचर का नियम आप बच्चों से अलग करते जाओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। सही बात। अपने को कुछ अलग नहीं करना है, नेचर का नियम बच्चों को उनके भाषा में, उनके लैंग्वेज में समझाना है। हुँ, और अगर ये पेरेंट भी कर पाए, टीचर का काम टीचर करेंगे, पेरेंट का काम पेरेंट, और ये किसी एक का काम नहीं है, ना किसी मम्मी का, ना किसी पापा का, ना किसी दादा-दादी का, ना पर्टिकुलर कोई टीचर का। तो ये हर एक स्टेप पे जो-जो जिस-जिस बच्चे को जो-जो चीज़ें समझाएगा, वो स्टूडेंट वैसे चीज़ें कैप्चर करके उसके लाइफ में ओरिएंटेशन बना के आगे डेवलप हो। ट्रू। सर आपको क्या लगता है कि जब आप एमबीबीएस में आए तो जैसे आप एमबीबीएस में आए तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आए? आप जैसे कि एक छोटे से गाँव से हो, काटोल से, तो एमबीबीएस एक आपके जीवन का एक माइलस्टोन था। आपकी वहाँ से लाइफ कैसे चेंज हुई है, आपकी, आपके परिवार की? इसके ऊपर कैसे अपन बात कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरे लाइफ में कुछ हुआ होगा मोमेंट, तो है एमबीबीएस का एडमिशन। ओके, ओके। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि 11th-12th में गाँव में ही पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी कम थी, हुँ, या खुद को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाता कॉम्पीट किससे करना है, क्योंकि लोग एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत कम होते थे। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी, तब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट था कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि ओके। प्राइवेट में मेरी फैमिली की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं प्राइवेट में पढ़ सकूँ। हुँ, तो ये सबसे सुनहरा पल है मेरे लाइफ का, मैं आज भी मेमोराइज़ करता हूँ जब मेरे रिज़ल्ट देखा था तब। हुँ, और रैंक भी काफ़ी अच्छा था, बट मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस जीएमसी नागपुर ही था, क्योंकि मम्मी-पापा का ओरिएंटेशन था बच्चा पास में रहना चाहिए, ओके, लड़का पास में रहना चाहिए। तो मैं प्रेफ़रेंस में ही पहले नंबर पे ही जीएमसी नागपुर डाल दिया था, बाकी प्रेफ़रेंस डाले ही नहीं थे, ओके। और मुझे मिल भी गया था। हुँ, और जब मुझे लगा कि अभी लाइफ़ सेट है, ओके, क्योंकि मुझे बचपन से बताया गया था 12th एक बार क्रैक कर लोगे लाइफ़ सेट, ओके। 10th एक बार कर लोगे लाइफ़ सेट। हुँ, बट जब मैं कॉलेज में आया मुझे लगा मैं डॉक्टर बन गया। हुँ, बट जब मेरे कुछ दिन निकले, कुछ महीने निकले, तब मुझे लगा कि ये तो पहली 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 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है लाइफ की, ओके। कि अभी शुरुआत हुई है। तो सिर्फ 12th क्रैक करना या एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना ये लाइफ का मोटिव नहीं है। कुछ समय पहले ही बताया मैंने कि कोई डिग्री या कोई एग्जाम को आप लाइफ में सक्सेस या फेलियर को मत जज करो। डिफाइन नहीं कर सकते। तो हर बार लाइफ में नए-नए स्टेप्स आते रहेंगे, नए-नए आगे बढ़ते जाना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद समझा कि अभी तो ये शुरुआत है, बहुत चीज़ें पढ़ना है। हुँ, घर पहली बार छोड़ा था लाइफ में, उसका एक अलग प्रेशर था, हॉस्टल लाइफ जीना एक अलग प्रेशर था, वो एक सिचुएशंस अलग थे, घर से दूर रहना, टिफ़िन का खाना खाना, मेस का खाना खाना, अरे! दैट्स वेरी डिफिकल्ट। टीवी एक अच्छा ज़रिया था उस समय, और जो हॉस्टल पे कंबाइन रहता था टीवी, हर एक के मोबाइल तो नहीं रहते थे, तो कंबाइन कभी मैचेस रहते थे, तो मुझे लगता है कि जो ग्रुप बनता था उस समय एमबीबीएस का, रोज़ जो सुबह कनेक्शन थे, दोस्त बनते थे, वही ज़िंदगी सिखाते थे। पर वो कनेक्शन मुझे लगता है कि आज मैं फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे ही है, और पर्सनली ग्रुप बन के डिस्कस करना ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ सक्सेस शेयर करना, हुँ, ये मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाली चीज़ है लाइफ़ में। और जो आजकल होता है फ़ेसबुक में या ये सब जगह लोग सक्सेस शेयर करते हैं, हुँ, अपना फेल्योर खुद शेयर नहीं करेंगे कि मैं इसमें आज फेल हुआ हूँ। हुँ, जो ग्रुप हमारा था एमबीबीएस में, हुँ, हर रोज़ डिस्कस होता था आज किसमें फेल हुआ हूँ, ओके, कोई चीज़ें गलत हुई है, अच्छा, क्या हुई है, सब चीज़ें। तो ये फेल्योर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़, ये शेयर करने के लिए मेरे पास एक ग्रुप था, ओके, जो मुझे लगता है कि आज की लाइफ़ में होना चाहिए बच्चों का, ना कि सिर्फ़ सक्सेस। तो ये प्रेशर जो बढ़ रहा है बच्चों में, अंदर के अंदर घुटन महसूस हो रही है, हुँ, उसका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि क्लोज़ पीपल लोग जो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं विदाउट मोबाइल, हुँ,
ये चीज़ें कम है आज के ज़माने में। हुँ, वो मेरे एमबीबीएस में थे, उससे मैं बहुत चीज़ें जहाँ-जहाँ फेल हुआ हूँ, हर स्टेप पे फेल हुआ हूँ। हुँ, एग्ज़ाम्स में कभी मैं इवन एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में फेल हुआ था, हुँ, बट रीचेकिंग में मेरा ओके, वापस हो गया। बट उस चीज़ भी मैं फेल हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले से टॉपर था, तो ज़िंदगी में मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है बहुत। ओके, तो फेल्योर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बाद में भी आ सकती है। तो ये चलता था और एमबीबीएस में ये बहुत सारी चीज़ें सीखते गया हूँ। हुँ। तो मज़ा आया ये लाइफ सबकी। सर अभी कई लोगों को पता नहीं रहता कि एमबीबीएस के बाद उनका लाइफ क्यों ऐसा बोलते हैं कि सेटल हो जाएगा या फाइनेंशियल उनको कुछ हेल्प होगा। तो अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एमबीबीएस के बाद कैसे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है? कैसा एक सैलरी या रेवेन्यू कैसे एमबीबीएस के बाद कोई स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? एमबीबीएस ये ग्रेजुएशन लेवल का बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन माना जाता है आज भी इंडिया में। यस, बहुत जगह प्लेसेस वैकेंट्स है, बहुत सारे प्लेसेस वैकेंट्स है जहाँ पे एमबीबीएस लेवल के जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी ओपन है। रूरल प्लेसेस में यस, स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग सिटी के ही बच्चे डॉक्टर बनते हैं और उनको सिटी में ही रहना होता है। हुँ, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि रूरल जगह से बहुत कम बच्चे आते हैं। और जब जब मैं मिला हूँ हुँ, वो बच्चों से जो आज बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पे डॉक्टर्स है, हुँ, गवर्नमेंट रूरल जगह पे उनकी सैलरी लाखों में है। हुँ, मिनिमम 1 लाख सैलरी आप देखोगे तो यस, उनके इससे भी कई गुना ऊपर है। हुँ, तो ये सिर्फ एमबीबीएस बेसिस पे यस, गवर्नमेंट पोस्टिंग दैट्स और गुड गवर्नमेंट थिंग। पोस्ट पे। तो ये जो फील्ड से वो आए थे, जिनके मम्मी-पापा मतलब फार्मर थे, ये सब चीज़ें थे, लाख आंकड़ा वो अचीव करेंगे लाइफ में, ये कभी सोचा भी नहीं था। यस, उनकी लाइफ आज बदल चुकी है, वो जिस लाइफ़स्टाइल में जीते हैं। हुँ, ये तो पैसे की बात हो गई, दूसरी एक चीज़ होता है जो डिग्निटी मिलती है डॉक्टर प्रोफ़ेशन में। हुँ, आज भी टीचर और डॉक्टर ये 2 चीज़ें जो नोबल प्रोफ़ेशन माने जाते हैं, जितनी रिस्पेक्ट आप कमा पाते हो, वो शायद ही किसी और प्रोफ़ेशन में। सही बात है, सही बात। तो मनी डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट है लाइफ़ जीने के लिए। हुँ, रिस्पेक्ट, हुँ, डिग्निटी, हुँ, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एमबीबीएस के बाद जो लाइफ़ बदलती है, यस, वही है कि रूरल में आज भी जगह बहुत सारी चीज़ें खाली है, तो मेहनत डेफ़िनिटली वहाँ पे भी करना है आपको। यस। बट अगर आप मेहनत करोगे तो एमबीबीएस के बाद काफ़ी अच्छी लाइफ़ है। एंड एक आई वांट टू ऐड वन पॉइंट इन दिस कि सर एक आई हैव ऑब्जर्व आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि अ, पैसा एक चीज़ है, दूसरा एक सोशल कॉन्टैक्ट जो डॉक्टर के साथ आपके डेवलप होते हैं वो भी एक चीज़ है एंड थर्ड सर एक आपको ना कहीं पे तो पीसफुल आदमी बन जाता है। आप जब किसी को ट्रीट करते हो, मदद करते हो, तो धीरे-धीरे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ भी हो रहा है कि आदमी थोड़ा पीसफुल होते जाता है। आदमी एक सिर्फ़ पैसे के बारे में या पावर के बारे में नहीं सोचता। आदमी कहीं तो इन चीज़ को सेकेंडरी रखता है एंड थोड़ा वो एन्जॉयमेंट, लाइफ़ उसका जो फिलॉसॉफिकल जो एंगल है, वो थोड़ा ब्रॉड होते जाता है। डेफ़िनेटली ये डॉक्टर फ़ील्ड में मैं कहूँगा कि हुँ, वरदान है ये यस, डॉक्टर फ़ील्ड के लिए कि आप इंसानियत से कनेक्टेड रहते यस, हो प्रोफ़ेशन में। यस, तो इंसानियत अब बहुत लोग बोलते हैं कि कमी हो रही है बहुत ही इसमें, बट मैं पर्सनली फ़ील नहीं करता यस, हूँ कि आप अगर अच्छे रहोगे तो आपके कॉन्टैक्ट हमेशा अच्छे लोगों के साथ मिलते रहेंगे। यस, और आप काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, हुँ, इंसानियत से टच मिल रहा है, यस, लोगों के हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों मोमेंट के साथ आपको जीने का मौका मिल रहा है। यस, ये चीज़ें आप हमेशा लाइफ में आपके लाइफ में ऐड होती जाती है, आपके एक्सपीरियंस में आपका जीने का नज़रिया बदलते जाता है खुद की ज़िंदगी में। तो हुँ, हैप्पीनेस मैटर करता है अल्टीमेटली सक्सेस के डेफिनेशन में, जो मैंने सबसे पहले कहा था। सही बात है। और वो ना कि कोई डिग्री है, हुँ, बल्कि सक्सेस जो लाइफ इम्पोर्टेंट रहती है, हैप्पीनेस, हुँ। वो एमबीबीएस के बाद डेफिनेटली मिलना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा कि अभी जो 12th के बच्चे रहेंगे, उनका मई महीने में नीट का एग्ज़ाम रहेगा। तो ये आने वाले 4-5 महीने उनके लास्ट मंथ है जो एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर करेंगे। आप उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे कि ये लास्ट 4-5 मंथ्स में आपने क्या फ़ोकस करना चाहिए? अ, हर बार किसी के लिए ट्रेन अलग होती है। हुँ, कोई कल की बुक करेगा, कोई आधे ट्रेन में चढ़ चुका है, ट्रेन छूट चुकी है। यस, तो ये जो सवाल है, ये ट्रेन में ऑलरेडी बैठ चुके वाले लोगों के लिए है। यस, तो ट्रेन तो निकल गई है, हुँ, अभी डेस्टिनेशन में पहुँचना है। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो 1.5 साल में उन्होंने मेहनत करी है, वो रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रेदर देन नए टॉपिक्स पढ़ना।
तो ज़रूरी नहीं आपको कितना ज़्यादा आता है। हुँ, ज़रूरी ये है कि आपको जितना आता है उसको आप उस समय कैसे याद कर पाते हो। यस। तो उसके लिए रिवीजन ही मुझे लगता है कि इज़ द की फैक्टर टू अचीव द सक्सेस इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हुँ, तो रिवीजन जितने ज़्यादा बार और जितने टॉपिक्स आपके फेवरेट है या अच्छे से हुए उनको करिए। नए टॉपिक्स अगर आपको समय मिलता है तो पढ़िए, ओके। बट ऐसे समय नए टॉपिक्स पढ़ के प्रेशर क्रिएट करना कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे वो भी नहीं आ रहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये बैलेंस होना चाहिए लाइफ में कि पढ़ के मेरा बहुत कुछ हुआ है, मैं इसको करूँगा और रिवाइज़ हर दिन थोड़ा-थोड़ा नया पढ़ूँगा, बट मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे रहेगा हुँ, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस करना है और परफॉर्मेंस में डायरेक्ट मुझे स्किल आनी चाहिए। तो स्किल जो फैक्टर आएगा वो रिवीजन से आएगा। एंड फ़ोन यूजेस के लिए क्या आप एडवाइस दोगे? टेक्नोलॉजी जो है वो हर बार बुरी नहीं होती। अभी तक मैंने बहुत बार बुरा कहा फ़ोन को आज के इंटरव्यू में, हुँ, बट टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आज भी मेरे साथ जो डॉक्टर्स नए बन रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि वो मोबाइल में ही बुक्स पढ़ते हैं, हुँ, टैब्स में और ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं, नोट्स भी करते हैं। तो उसका अच्छा यूज़ भी है। हुँ, तो हर एक चीज़ का अच्छा और बुरा यूज़ भी है, तो अगर आप अच्छे यूज़ पे फ़ोकस करोगे तो डेफ़िनेटली फ़ोन और टैबलेट्स या कंप्यूटर्स आपको हेल्प करेंगे। ओके। बट आप उससे अगर डाइवर्ट हो रहे हो तो वो चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा और जब हुँ, तक डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है, तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। यहीं से अपना आज का इंटरव्यू शुरू हुआ था। यस, ट्रू। तो डिसिप्लिन के लिए गैजेट्स हुँ, चीज़ें अगर आपको डिसिप्लिन ब्रेक कर रही है, तो वो चीज़ें अवॉइड आपके करनी चाहिए। बीच में आ रही है आपके और सक्सेस के बीच में और हुँ, अगर उसमें हेल्प कर रही है तो डेफ़िनेटली यूज़ करिए और हुँ। प्रॉपर यूज़ करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय आज हमको दिया एंड आपके ये स्टोरी से मैंने पर्सनली भी कई सारी चीज़ें सीखी है। मैं सीखते ही आ रहा हूँ। डॉक्टर प्रतीक बाराई मेरे बहुत सालों से सीनियर है एमबीबीएस में भी एंड एमडी में भी। तो ही इज़ ऑलवेज़ बीइंग वेरी इंस्पायरिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर। आपकी वजह से हमारे प्रेक्षकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच अगेन।